स्टूडेंट, हम लोग आज अपना टॉपिक करने जा रहे हैं वेस्कुलर सर्जरी के। और वेस्कुलर सर्जरी का हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो कि है वेरिकोस वेन। वेरिकोस वेन के अंदर आपको क्या चीज़ें मालूम होनी चाहिए, आपका फोकस किन चीज़ों के ऊपर होना चाहिए, वो मैं आपको थोड़ा सा वैसे बता देती हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेरिकोस वेन होती क्या है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व करती है। सुपरफिशियली आप लोगों ने एनाटमी देखनी है, सुपरफिशियली आप लोगों ने पैथोफिजियोलॉजी देखनी है, क्योंकि बिकॉज आपका ये एक टॉपिक है, नॉट अ होल चैप्टर अबाउट द वेरिकोस वेन। और ये काफ़ी डिटेल लेक्चर है, तो उसमें से जो जो चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लेवल के लिए, मैं उस चीज़ की डिस्क्रिप्शन आपको बताती जाऊँगी। ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। उसके बाद आपने देखना है कि रिस्क फैक्टर किन लोगों को, सर्जिकल प्रोसीजर्स क्या है, किस तरह से सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, ये चीज़ें जिन चीज़ों के ऊपर आपने फोकस करना है। ठीक है। बेसिकली वेरिकोस वेन में क्या होता है, द वेरिकोस ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी जो कंसिस्ट करता है वो तीन चीज़ों के ऊपर करता है, डीप वेन के ऊपर, सुपरफिशियल वेन के ऊपर और परफोरेटिंग। ये तीनों चीज़ें मिला के आपकी क्या बना रही होती है, वेनस ड्रेनेज करवा रही होती है। ऑल वेन्स कंटेंट डेलिकेट वन वे वॉल्व। अच्छा, हर वेन का जो है ना एक डेलिकेट वन वेल्व होता है जो नॉर्मली ओपन होता है और अलाउ करता है ब्लड को कि वो किधर जो है हार्ट की तरफ जाए, और साथ साथ फ्लो भी करवाता है और प्रिवेंट भी करवाता है ब्लड को फ्रॉम फ्लोइंग इन द रिट्रोग्रेड फैशन, के मतलब वॉल्व क्लोज होने के बाद वो बैकवर्ड फ्लो ना हो, क्योंकि वॉल्व का पर्पज़ ये होता है फॉरवर्ड फ्लोइंग करता है रादर देन बैकवर्ड फ्लोइंग। वेन कौन कौन सी होगी, सुपरफिशियल वेन के अंदर आपकी आ जाती है लॉन्ग सेफेनस वेन आ जाती है, शॉर्ट सेफेनस वेन आ जाती है। ठीक है। डीप वेन अगेन डिवाइडेड इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ट्रिपियल वेन, आपने ये चीज़ याद रखनी है। पेरोनियल वेन, पॉप्लिटियल वेन एंड फेमोरल वेन। और थर्ड है आपकी परफोरेटर वेन। ये तीन आपने वेन याद रखनी, और तीनों वेन्स कहाँ पे जाके बाइफलकेट हो रही, कौन कौन से इनकी ब्रांचेज हैं, वो आप एनाटमी ऑलरेडी कर चुके हैं, आपने बस उसको रिकॉल करना है। लॉन्ग सेफेनस वेन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हुई चलूँगी। ये लार्जेस्ट होती है और लॉन्गेस्ट होती है सुपरफिशियल वेन में से, जितने भी लिम्ब के अंदर आपकी वेन होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, डॉर्सम ऑफ द फुट से स्टार्ट होती है मीडियली और एंड हो जाती है डॉर्सल वेनस आर्च के पास। क्लियर। तकरीबन 1 to 1.5 इंचज़ ये एंटीरियर होती है, जो आपका मीडियल मेलोलाइज एंकल का होता है, और जो मीडियल साइड ऑफ द लेग एंड बिहाइंड द नी, ये वहाँ तक जो है क्या कर रही होती है, मूव कर रही होती है। एट द एंकल पोजीशन, एंकल पोजीशन के ऊपर क्या होता है, एंकल पोजीशन जो होता है लार्ज सेफेनस वेन का, इस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है लाइंग इन द ग्रूव बिटवीन एंटीरियर बॉर्डर जो होता है मीडियल मेलुलस का, और टेंडन ऑफ एंटीरियर टिबियल जो होता है टिबियालिस एंटीरियर का, वो इसका क्या होता है, रूट वे होता है, पाथवे होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द एनाटमी। थाई रीजन के अंदर क्या होता है, फॉरवर्डली जाती है, पहुंच जाती है सेफेनस ओपनिंग के थ्रू, पियर्स करती हुई क्लैरिब्रोम फेशिया को, और फिर ओपन हो जाती है फेमोरल वेन के अंदर नियर अबाउट बिलो, नीचे की तरफ 3 से 4 सेंटीमीटर। लेकिन पोजीशन क्या होती है, लेटरली, किसकी तरफ होती है, प्यूबिक टुबरकल की तरफ। अगेन ये एनाटमी है सारी, आप लोगों ने इसको बस इतना ज़्यादा याद नहीं रखना, आपको बस ट्राइब्यूटीज पता होनी चाहिए। लॉन्ग सेफेनस वेन से कौन रिसीव करते हैं, पोस्टीरियर आर्च वेनर, जिसको आप क्या कहते हो, लियोनार्डोज वेन भी कहते हो, और एंटीरियर वेन ऑफ द लैंग स्टॉकिंग वेन भी आप जिसको कह रहे होते हो। आपने ये चीज़ याद रखनी है। दूसरा ये कि थाई रीजन में जब वो एंटर हो रही होती है, बिफोर एंटरिंग इन द सेफेनस ओपनिंग, इन थाई रीजन के अंदर सेफेनस ओपनिंग से पहले जब वो रिसीव हो रही होती है, तो कौन कौन सी वेन्स इन्वॉल्व होती हैं, ये सारी की सारी लिस्ट है जो आपने देखनी होती है। कंप्लीट एनाटमी है, बिकॉज सर्जिकल के अंदर जो है वो एनाटमी जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, आपने इन चीज़ों को पे फोकस करना है। डीप वेन्स में क्या आ जाती है, आपकी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियलिस वेन आ जाती है, पेरोनियल आ जाती है, ठीक है, पोप्लिटियल आ जाती है, और फेमोरल आ जाती है, सारी की सारी इसका वेज बन जाता है। परफोरेटिंग वेन के अंदर आपकी क्या आ जाती है, या तो डायरेक्टली परफोरेट करेगा या इनडायरेक्टली परफोरेट करेगा। डायरेक्टली परफोरेट किस तरीके से करें, आपके सामने, दिस कंसिस्ट ऑफ द स्मॉल सुपरफिशियल वेन होती है विच पेनिट्रेट द डीप फेशिया, ठीक है, टू कनेक्ट द वेसल विथ मसल एंड टर्न एंड टू द डीप वेन, और फिर डीप वेन में टर्न हो जाती है। और डायरेक्ट में क्या हो जाता है, डायरेक्ट कनेक्ट कर देती है सुपरफिशियल वेन को डीप वेन से, जबकि यहाँ पे इनडायरेक्ट में क्या होता है, स्मॉल सुपरफिशियल जो वेन होती है वो पहले पेनिट्रेट करती है डीप फेशिया के अंदर, फिर वो उसको कनेक्ट करवाती है वेसल मसल के अंदर, और फिर वो जाती है डीप वेन के अंदर। तो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट।
ओके, आप लोगों ने जिस चीज़ पे फोकस करना वो ये है कि सर्जिकल मोडालिटीज़ फॉर वेरिकोज वेन में क्या क्या हो जाता है। लाइगेशन एंड स्ट्रिपिंग ऑफ द वेन, दूसरा है लाइगेशन ऑफ इनकॉम्पिटेंट परफोरेटर्स, ओपन सबफेशियल लाइगेशन ऑफ परफोरेटर्स। ये सारे के सारे प्रोसीजर्स हैं जो कि आपके किसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, सर्जिकल मोडालिटीज़ के अंदर। लाइगेशन सिंपल सी बात है, वेरिकोस आपकी जो वेन है आप उसको लाइगेट करते हैं, ठीक है, और फिर वहाँ पे जो भी चीज़ें ब्लॉक हो रही होती है उसको ओपन कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ब्लॉकेज ज़रूर हो रही होती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही होती है। तो फिर पूरा एक प्रोसीजर होता है, मैं आपको भी वीडियो भी शेयर करती हूँ कि लाइगेशन एंड स्ट्रिपिंग ऑफ द वेन किस तरह से हो रही होती है। स्क्लेरोथेरेपी हो रही होती है, एंडोवेनस लेजर एम्बलेशन हो रही होती है। मैं आपको अगर बहुत सिंपल से बताऊं, अगर वेरिकोस वेन होती है, आजकल जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट वो ये है कि बिल्कुल ही आपने सुपरफिशियली नीडल डाली सर्जन ने जो है, और उसके बाद जो है उसमें जो है वो मेडिसिन डाली और सारी वेरिकोस वेन जो है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल सेटल डाउन हो जाती है। दूसरा लेज़र आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। तीसरी चीज़ है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, रेडियो एक्टिव एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया थ्रू द इंजेक्टेबल फॉर्म, और सारी की सारी जो वेसल्स जो कि इन्वॉल्व हुई भी वो सारी की सारी क्या हो गई, ओपन हो गई। या फिर लाइगेशन और इनकॉम्बिनेंट परफोरेटर, ये सारे के सारे आपके प्रोसीजर्स होते हैं। लाइगेशन एंड स्ट्रिपिंग जो है वेरिकोस वेन की हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा हो रही होती है, ठीक है। अगर इनकॉम्पिटेंसी हो जाए आपकी जो है ना सेफेलस वेन के अंदर, तब वो हो रही होती है, बिल्कुल ही आपकी वेन बेकार हो गई, कुछ नहीं खुल सकती, तो उसके बाद आप जो है ना फिर लाइगेशन की तरफ जा रहे होते हैं। ये परफोरेटिंग वेन इनकॉम्पिटेंसी हो जाए तब। कॉन्ट्राइंडिकेशन किन किन लोगों के अंदर आप ये प्रोसीजर्स नहीं कर सकते, अगर प्रेग्नेंट है कोई, थ्रोम्बोफिलबाइटिस है, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ है, या डीवीटी, इन चार के अंदर जो है ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है। आपने जो सिंपल से याद रखना है, आपने याद रखना है वेरिकोस वेन होती क्या है, इसकी कौन सी 3 ब्रांचेज है, 3 ब्रांचेस अगेन फर्दर कौन सी ब्रांचेस में जो है वो क्या कहते हैं डिवाइड हो जाती है। उसके बाद आपने ये देखना है कि सर्जिकल प्रोसीजर्स कौन से, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है। ये देखें प्री ऑफ मार्किंग है, ये किस तरीके से मार्किंग किया कि कहाँ पे वेरिकोस वेन ब्लॉकेज हो रही है और कहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व है, इन्होंने मार्किंग की कि कौन सी एरिया जो है रिमूव करना है। और उसके बाद क्या कि एनेस्थीसिया दिया, पेशेंट को प्रॉपर पोजीशनिंग करवाई, होल टेबल स्टिल डाउन हेड, और टेंडर बग पोजीशन जो है पेशेंट को अडॉप्ट करवाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हॉकी स्टिक इंसेशन, एक इंसेशन लगाएंगे ऑब्लिक इंसेशन टाइप का। और उसके बाद इंसेशन इज केप्ट एट ग्रोइन एट सेफेनस ओपनिंग, ग्रोइन तक चला जाएगा जहाँ पे सेफेनस ओपनिंग है, जहाँ पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन जो है वो परफोरेटिंग जो वेन है जो डिवाइड हो रही है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, वहाँ तक एंड तक चली जाएंगे। 3 to 4 सेंटीमीटर ब्लो लेटरल एंड प्यूबिक टुबरकल के, ये वो कट है जो कि बता रहे हैं कि क्या इसकी प्रोसीजर होगी। इंसिशन ये इस तरीके से दिया है। आफ्टर डिवीजन ऑफ डीप लेयर ऑफ फेशिया सेफेनोफिमोरल जंक्शन इज एक्सपोज्ड, ओके, सेफेनोफिमोरल जंक्शन एक्सपोज हो जाएगा इंसिशन के बाद। उसके बाद क्या हो जाएगी, लाइगेशन स्टार्ट करेंगे, ट्रांसफिक्शन डन करेंगे, ट्राइब्यूट्यूज ऑफ लॉन्ग सेफेनस वेन, स्टिचेस वगैरह देंगे। और फिर उसके बाद देन स्ट्रिपर इज पास डाउन द सेफेनस वेन, एक स्ट्रिपर पास करेंगे, ये जिस तरह से स्ट्रिपर शोर है पास करेंगे डायरेक्टली टुवर्ड द फिंगर, इधर पास कर रहे होंगे, और स्ट्रिपर्स को डिलीवर्ड करेंगे थ्रू स्मॉल इंसेशन ओवर एंकल और मीडियल एस्पेक्ट के ऊपर। वेन इज टाइड एंड स्ट्रिपर, एंड देन स्ट्रिपर को स्लोली, वेन को जो है ना वो जो स्ट्रिपर है ना वो क्या कर लेगा, पकड़ लेगा, और फिर उसके बाद स्लोली जो है वो निकलेगा, और फिर इसको निकाल लेंगे। तो वेन बॉलस ये जो आपके सामने आ रहा है, स्ट्रिपर डाला इन्होंने, ये स्ट्रिपर, और ये वेन किस तरीके से इन्होंने रिमूव की है स्लोली फ्रॉम द लोअर राउंड। The residual vein are then warmed out using multiple step avulsion using vein hooks. vein hooks के ज़रिए जो है वो उसको निकाल देंगे। और उन लोगों को पता होता है बिकॉज प्री ऑपरेटिवली जो है ना ऑपरेशन से पहले मार्किंग की हुई होती है, और पोस्ट ऑपरेटिवली लीम एलिवेशन एंड कंप्रेशन स्टॉकिंग आर गिवन, ताकि क्या ना हो जाए, एडिमा ना हो जाए। ये किसकी इंडिकेशन होती है, स्टेप्स ऑफ सर्जरी के क्या हो जाएगा, एनेस्थीसिया इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर पोजीशनिंग इंपॉर्टेंट है, पेशेंट की किस तरह से होगा, कोई कहता है लेटरल होना चाहिए, कोई कहता है टेंडर बग पोजीशन होती है, फुट को टेबल पर टिल्टेड अप लिटिल सो दैट लेग आर अबव द हार्ट, ठीक है, लेग अबव द हार्ट, लेवल जो है ना वो उसका ऊपर होना चाहिए, इतना ऊपर कर देते हैं कि आपके हार्ट लेवल से थोड़ा सा ऊपर हो।
5 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्रांसवर्स क्रॉस पॉप्लिटल फॉसा साइड पे क्या दे देते हैं, इंसेशन दे देते हैं। आपने कुछ वीडियो देखने जा रहे हैं कि वेरिकोस वेन की सर्जरी किस तरीके से होती है, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं और क्या सर्जिकल अप्रोच होती है। इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं वेरिकोस वेन होती क्या है, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं। आइए देखते हैं प्रोसीजर्स। Varicose veins are enlarged, twisted veins. They usually occur in your legs. आपको बताया था ये लोअर लिम्ब में Varicose मोर veins कॉमन don't है। usually cause problems, but if they're painful or you don't like the way they look, अनटिल you अनलेस may इट्स want to पेनफुल seek हम इसको treatment. रिमूव नहीं करते हैं। Treatment may also help prevent blood clots from forming in the event you have a future surgical procedure, such as a total hip replacement. Some patients may अगर कोई पेशेंट आपके पास इंटरनल हिप रिप्लेसमेंट का हो और उस पेशेंट की वेरिकोस वेन हो, बेशक वो सिम्टोमेटिक ना हो, उधर पेशेंट को पेन ना हो, बट फिर भी हम लोगों ने क्या करना होता है, वेरिकोस वेन को रिमूव करना होता है बिफोर डूइंग दैट सर्जरी। और वेरिकोस वेन की सर्जरी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है जो आपने याद रखनी है कि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ये क्या होती है, एसिम्टोमेटिक होती है। तो कॉस्मेटिकली आपको बाय द लुक वाइज ही थोड़ी सी ऑकवर्ड सी लग रही होती है, तो यूजुअली लोग इसको रिमूव करवा रहे होते हैं। अनटिल अनलेस इट्स पेनफुल तो देयर इज़ नो नीड टू डू एनी सर्जरी। बट अगर इन केस किसी की सर्जरी प्लान है रिगार्डिंग हिप रीजन, नी रीजन, ट्रांसप्लांट करना है या कोई चीज़ इम्प्लांट करनी है या डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, तो और फिर पेशेंट को जो है वेरिकोस वेन की वजह से पेन भी नहीं, एसिम्टोमेटिक है, तो फिर क्या होगा, इस कंडीशन के अंदर सर्जरी क्या हो जाएगी, इंडिकेटेड हो जाएगी। ठीक है, ऑल्दो कि पेशेंट को कोई पेन नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही, बट फिर भी जो है ना सर्जरी करनी पड़ेगी ताकि ब्लड सप्लाई आपकी जो है क्या हो जाए, वो इम्पेयर्ड ना हो, ब्लड सप्लाई आपकी प्रॉपर होती रहो, क्योंकि आपने एक मेजर सर्जिकल प्रोसीजर की तरफ जाना होता है। have discolored skin, throbbing, aching or cramping, These all are the symptoms of itching, varicose vein. recurrent skin infections, bleeding, or ulcers. Most cases of varicose veins can be treated with the following procedures: sclerotherapy, These all are the surface treatments procedures. using laser or microelectric devices, phlebectomy, and endovenous Phlebectomy ablation. बहुत commonly पाकिस्तान में practice हो रही है। These procedures can be done in your doctor's office, require no large cuts, and have a short recovery period. You may need more than one treatment over several weeks to see results. Sclerotherapy works best on smaller veins तो and हम लोग spider देख रहे हैं veins. स्क्लेरोथेरेपी स्मॉल In वेन्स के this लिए होती है। procedure, a chemical is injected into the vein. The chemical irritates and scars the vein. This causes the vein to close off and fade away. Surface laser and microelectric treatments are used to treat smaller veins near the ये skin ज़्यादा लेज़र surface. ट्रीटमेंट जो कि बहुत आजकल In these प्रैक्टिस हो गया procedures, है, the heat कि from कॉस्मेटिक small सर्जरी कर bursts रहे of होते हैं। laser light or electric current make the vein fade away. A phlebectomy is also used to treat smaller veins near the skin surface. During a phlebectomy, a tiny cut is made in the skin over the vein. Then, the vein is pulled out and removed. Endovenous ablation is a procedure to treat deeper varicose veins. एंडोवेनस जो है वो डीप In वेन्स this को ट्रीट procedure, करते हैं, a बाकी सारे flexible प्रोसीजर tube आपके called सुपरफिशियल a को ट्रीट कर रहे होते catheter is हैं। inserted through a small जब cut आपको into पूरा the बताया था vein. कैथेटर किस तरीके से The जाता है। catheter is used to send heat from either laser light or radio waves into the vein. The heat closes off the vein and causes it to fade away. On rare occasions, your healthcare Vein provider may stripping advise a procedure. more invasive procedure, such as vein stripping. It's usually performed in a hospital and may require more recovery time. Usually, 2 or 3 cuts are made in the skin over the damaged vein. Then, the vein is tied off and pulled out through the lower cut. As with any procedure, there are risks as well as benefits. Talk to your healthcare provider to see what type of varicose vein treatment may work best for you. रेनॉल्ड्स डिजीज़, रेनॉल्ड डिजीज़ जो होता है वो एक रेयर डिसऑर्डर होता है जो कि अफेक्ट करते हैं आपकी आर्टरीज को। रेनॉल्ड इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ डिजीज सिंड्रोम बिकॉज इसके अंदर जो है इट्स अ कलेक्शन ऑफ डिजीज, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ सिंड्रोम।
दूसरी चीज़ ये, इसके अंदर क्या हो रहा होता है, वाज़ोस्पाज़म हो रहा होता है, जिसके अंदर क्या हो रहा होता है, आपकी जो नैरोइंग हो रही होती है ब्लड वेसल्स की, और वाज़ोस्पाज़म हो रहा होता है। वाज़ोस्पाज़म उसमें क्या होता है, आर्टरीज रिड्यूस हो जाती है ब्लड सप्लाई, तो ब्लड सप्लाई भी कम हो जाती है, ब्लड वेसल्स भी श्रिंकेज हो जाती है। Constrictions of the vessels decrease blood supply to the finger, casting them to turn pale. इसी वजह से जो है ये पेल दिख रहा होता है। आप ये देख रहे हैं, ये जो पिक्चर्स है ये शो कर रही है कि यहाँ पे ब्लड सप्लाई भी इतनी प्रॉपर नहीं है और वेसल्स भी जो है वो नैरोइंग होना स्टार्ट हो गई हैं। इफ़ आई टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन, इसकी दो टाइप्स होती हैं, प्राइमरी होती है और सेकेंडरी होती है। प्राइमरी इडियोपैथिक होती है और सेकेंडरी का कोई ना कोई कॉज होता है जो कि रिपोर्ट है। क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, कोल्ड टेम्परेचर, स्ट्रेस, ब्लड वेसल्स एंड स्पासम। बेसिकली रेनॉल्ड डिजीज़ की जो, अगर मैं आपसे बात करूँ प्रेवलेंस, ये किन लोगों को होता है, जो कि अपर एक्सट्रीमिटी पे रहते हैं। अगर आप सियाचिन साइड पे चले जाएँ तो जो वहाँ पे जो सोल्जर्स वगैरह जो ड्यूटी कर रहे हैं उन लोगों में आपको कॉमन मिलेगा। अब इसके उर्दू बल्तिस्तान या इन एरियाज में चले जाएं जो कि आपके सी लेवल से नियर अबाउट 3000 या 4000 अबव हो गया, तो वहाँ पे ये जो है मतलब नॉर्मली पाया जाता है। आपको एवरी 3 to 4% आपको रेनॉल्ड्स डिजीज़ के साथ मिल रहा होगा। मैंने आपको बताया इसमें ब्लड वेसल्स हो जाती है, स्पाज़म हो जाता है। क्या क्या कॉज है इसके, स्क्लेरोड्रामा हो सकता है, ल्यूपस हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है आपका। इसके अलावा से आपके पास होता है जॉगरेंस सिंड्रोम हो जाता है, डिजीज़ हो जाती है आर्टरीज़ की, या कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाए, तो दीज ऑल आर द कॉजेज़ ऑफ रेनॉल्ड डिजीज़, बट दीज ऑल आर द सेकेंडरी कॉजेज़। रिपीटेड एक्शन, हैंड एंड फुट इंजरीज हो जाए, एक्सपोजर टू सर्टेन केमिकल्स हो जाए, मेडिसिन एंड स्मोकिंग। अब इट वेरी, अब ये है कि अगर मैं आपसे बात करूँ कि अगर कोल्ड टेम्परेचर पे कोई रह रहा है तो वो डिफरेंट फैक्टर से एक्सपोज होगा, तो डिफरेंट कॉज होगा उसकी इस डिज़ीज़ का। बट अगर मैं आपसे बात करूँ कि अगर वो लोग जो सी लेवल के ऊपर रहते हैं तो डिफरेंट कॉज से एक्सपोज हो रहे होंगे, तो वो डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से उनको रेनॉल्ड डिजीज़ हो रहा होगा। प्राइमरी जो है जो रेनॉल्ड डिजीज़ होता है उसमें आप देख रहे होते हो कि जेंडर, एज, फैमिली हिस्ट्री, लिविंग एरिया, क्लाइमेट, ये सारी के सारी चीज़ें जो हैं वो मैटर कर रही होती हैं। सेकेंडरी के अंदर आप एज देख रहे होते हो, डिजीज़ देख रहे होते हो कि कोई ऐसा डिजीज़ जो मैंने आपको रिस्क फैक्टर बताया उससे तो पेशेंट आपको एक्सपोज नहीं हुआ। वर्क प्लेस कैसी है, ठंडे एरियाज, ये पिक्चर्स में भी लगा हुआ है। रिपीटेटिव एक्शन, लिविंग क्लाइमेट कैसा है, स्मोकिंग तो नहीं कर रहा, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सिंपली इसके अंदर अगर मैं आपसे पैथोफिजियोलॉजी बात करूँ तो क्या हो रहा होता है कि कोल्ड जो है वो ऐसा एक जो जैसे ही कोल्ड से एक्सपोज होता है पेशेंट, क्या होता है स्मॉल आर्टरी और फिंगर्स जो आपके जो टोज होते हैं वहाँ पे वेज़ोस्पाज़म हो जाता है। वेज़ोस्पाज़म हो जाता है तो फिर क्या होता है वो पेल येलोइश होना शुरू होता है, क्योंकि वहाँ पे लेस ब्लड सप्लाई हो रही होती है और लेस ऑक्सीजन सप्लाई हो रही होती है। ठीक है, फिर क्या हो जाता है आर्टरीज, और फिर इसके बाद क्या होता है, फिर आपके साथ इसको ट्रीटेबल फॉर्म के अंदर लेके जा रहे थे, वार्म अप करना पड़ता है, आर्टरीज को डायलेट करना करता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है टारगेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है और ऑक्सीजन सप्लाई जो है अगेन मिलना स्टार्ट हो जाता है। ड्यूरिंग द रेनॉल्ड अटैक आर्टरीज बिकम नैरो एंड नो ब्लड सप्लाई टू द एरिया, ये मैंने आपको बताया। दिस विल कॉज, जिसकी वजह से क्या हो रहा जाता है, पेल हो जाता है, वाइटिश हो जाता है और समटाइम्स ब्लूइश की तरफ चल जाता है और नमनेस होना शुरू हो जाती है, कोल्ड और पेनफुल भी हो जाता है समटाइम्स जो है ना, और फिर टर्न फ्रॉम ट्रिंगल, बर्निंग, ये सारे के सारे जो आपके न्यूरो वाले सिम्टम्स है ये आपके आना स्टार्ट हो जाते हैं। इन्वेस्टिगेशंस आपने क्या करनी है, कोल्ड स्टिमुलेशन टेस्ट करना होता है, कोल्ड एक एक्सपोज करना होता है सर्टेन एरिया को, और उसके बाद आप टेस्ट करके देख रहे होते हैं। नेल फोल्ड कैपिलरोस्कोपी करनी पड़ती है, नेल फोल्ड्स के थ्रू आपने कैपिलरीज की जो है स्कोपी के थ्रू आपने देखना पड़ता है कैमरे के थ्रू की कोई प्रॉब्लम तो नहीं। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ आपने देखनी होती है, ANA टेस्ट करना होता है, ESR देखना होता है कोई इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स तो नहीं है। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ ANA जो है वो आपके ऑटो इम्यून डिजीज़ वगैरह को डिटेक्ट करने के अंदर बहुत हेल्पफुल होती है, तो तब आप करवाते हैं। और इन्फ्लेमेशन को अगर किसी ने देखना हो, इन्फेक्शन को देखना होता है तो ESR करवा रहे होते हैं, इन्फ्लेमेशन को देखना होता है तो C रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट की तरफ हम जा रहे होते हैं कि कहीं कोई कॉज इसका इन्फ्लेमेटरी तो नहीं है, कहीं कोई इन्फेक्शन तो इसका कॉज नहीं, कहीं कोई एंटीबॉडीज़ लेवल पे कोई चेंजेस तो नहीं, ऑटो इम्यून तो नहीं है। तो दीज ऑल आर द फैक्टर्स जिसको हमने रूल आउट करना होता है। इसके अंदर हम क्या दे रहे होते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे रहे होते हैं, अल्फा ब्लॉकर्स दे रहे होते हैं और वेज़ोडाइलेटर्स दे रहे होते हैं। तो देयर आर 3 मेडिकल ट्रीटमेंट जो हम इसके अंदर दे रहे होते हैं। सर्जिकल की अगर मैं बात करूँ तो नर्व सर्जरी कर देते हैं हम। दूसरा हम क्या करते हैं, केमिकल इंजेक्शंस जो है ना वो दे रहे होते हैं। यहाँ पे एक पिक्चर भी आपके सामने शो हो रही है जिसके अंदर केमिकल इंजेक्शन दिया जा रहा है। और अगर कुछ भी नहीं हो रहा होता है, बिल्कुल ही वो एरिया डेड हो जाता है, तो इन दी एंड वी हैव नो अदर ऑप्शन रादर देन गोइंग टूवर्ड एम्पुटेशन।
व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ रेनॉल्ड सिंड्रोम? कंप्लीट लॉस ऑफ ब्लड हो जाता है डिजिट्स विद कॉज डिफॉर्मिटीज़ ऑफ फिंगर्स एंड टोज, ठीक है, गैंग्रीन और अल्सर्स बन सकते हैं क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाता है, बिल्कुल ही लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई हो जाती है, तो ये काफ़ी पेनफुल भी हो सकता है। आपने और जो आपके हेल्थ वर्कर्स होते हैं जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ पे रहते हैं तो उनकी हेल्थ काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए उन्हें बताना है, एक तो आप अपर एक्सट्रीमिटी पे रहते हैं, उसके बाद जब अगर आप इन फैक्टर्स पे एक्सपोज होंगे, फॉर एग्जांपल ये स्मोकिंग वगैरह भी आप स्टॉप नहीं करेंगे, एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे, सेडेट रहेंगे, कोल्ड रिपीटेडली कोल्ड एक्सपोज हो रहे होंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली यू हैव 80% चांसेस टू डेवलप रेनॉल्ड सिंड्रोम। तो हेल्थ एजुकेशन बहुत ज़रूरी होती है। हेल्थ वहाँ पे बता रहे होते हैं, एक्सरसाइज के बारे में बता रहे होते हैं, कंट्रोल्ड स्ट्रेस, कैफीन वगैरह, टेक केयर ऑफ फीट एंड हैंड, ड्रेस वार्मली आउटडोर, जब आप बाहर जाएं तो अपनी ड्रेसेस का ख्याल रखें, ज़्यादा ठंड में एक्सपोज ना हो, आपके ड्रेसअप जो है ना वो वार्म होना चाहिए। एवेल्यूएशन कैसे होती है? पेशेंट की एक्सट्रीमिटीज़ को देखा जाता है और वार्म टू टच, इम्प्रूव इन कलर, कंप्लेन ऑफ नमनेस एंड नो। फॉर एग्जांपल पेशेंट की जो एक्सट्रीमिटीज़ है, फॉर एग्जांपल उसकी जो फिंगर्स हो गई या टोज़ हो गई, वहाँ पे क्या होता है, वार्म टच दिया जाता है थोड़ा सा, फिर देखा जाता है वार्म टच के बाद जो कलर है स्किन का जो कि पेल हुआ वो बेहतर हुआ या नहीं। वार्म टच क्या करवाएगा? वेजो डायलेशन करवाएगा। जैसे ही वेजो डायलेशन होगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई बेटर होगा, ब्लड सप्लाई बेटर होगी, तो हमें चेक करना है कि वेदर द पेशेंट क्या कहते हैं रिस्पॉन्डिंग और नॉट। तो दीज आर द वैलिडेटरी टेस्ट। If I conclude Reynolds syndrome, Reynolds sometimes is also called a disease syndrome or a phenomena। इसके अंदर क्या हो रहा होता है, नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल्स हो रही होती है, वाजोस्पाज्म हो रहा होता है, आर्टरीज रिड्यूस ब्लड फ्लो, जो आपने याद रखनी है किस एरियाज़ के अंदर हो रही होती है, फिंगर और टोज़ के ऊपर हो रही होती है। इन पीपल हु हैव अ रेनॉल्ड डिजीज यूजुअली इफेक्ट द फिंगर्स, यूजुअली जो है वो फिंगर्स वगैरह को इफेक्ट कर रही होती है। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने क्या करनी है याद। और मैं अगर आपसे बात करूँ एक्सरसाइज ट्रीटमेंट क्या होता है, तो रिपीटेडली मूवमेंट ऑफ योर लिम्स, पेरिफ्रल, ठीक है, और अपनी फिंगर्स को क्या करवाना है, आपने मूव करवाते रहना है। उसमें क्या है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, ये लाजमी आपने करवानी है ताकि क्या हो, आपकी ब्लड सप्लाई इम्पेयर्ड ना हो, वेजो डायलेशन ही होती रहे और ऑक्सीजन सप्लाई आपकी बेटर है। इसीलिए जब आप लोग कोल्ड एरियाज में जाएँ तो आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने आप को मोबाइल रखें रादर देन इमोबाइल ड्यू टू द कोल्ड एक्सपोजर। दूसरा आपने क्या करना है, थर्मल ड्रेसेस का इस्तेमाल करें। थर्मल ड्रेसेस क्या करेगा, वार्म अप रखेगा आपकी बॉडी को और इसकी वजह से आप इस चीज़ से प्रोटेक्ट भी हो सकते हैं। रेनॉल्ड डिजीज़ आपने जो याद रखना है वो क्या रखना है, प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है। बोथ टाइप्स रेनॉल्ड डिजीज़ या तो माइल्ड हो सकती है, ठीक है, या फिर मॉडरेट हो सकती है। वो आपने स्टेज चेक करना होता है अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स। और अब आपने उसको चेक करना होता है तो चेंजेस इन टेम्परेचर की वजह से भी जो है ये हो सकता है। जैसे ही आप चेंज करेंगे तो रेनॉल्ड अटैक हो सकता है पेशेंट को। पीपल विद सीवियर रेनॉल्ड्स कैन डेवलप स्किन सोर और गैंग्रीन। अगर सीवियर स्टेज पे चली जाए तो ये सारी की सारी चीज़ें हो सकती हैं, या फिर प्रोलॉन्ग्ड आपका रिपीटेडली रेनॉल्ड्स अटैक हो रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच क्लास।